चलिए एक बार पुनः आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूँ आज पॉलिटिकल साइंस भारतीय राज्य व्यवस्था के एक नए टॉपिक को लेकर। तो आज का हमारा टॉपिक होगा मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। और मौलिक अधिकार को समझना बहुत ज़रूरी है। क्यों संविधान में ये अधिकार दिए गए? ये आम जनता के लिए है। तो आप जानते हैं कि भारत देश में पहले राजतंत्र चलता था, राजा महाराजाओं का शासन होता था। लेकिन आज़ादी के बाद क्या हुआ कि लोकतंत्र प्रणाली आ गई। और लोकतंत्र प्रणाली में क्या देखते हैं कि हम लोग मतदान केंद्र तक जाते हैं और वोट देते हैं, चुनकर भेजते हैं एमपी को, और वो लोग आपस में क्या करते हैं, आपस में डिसाइड करते हैं और फिर राष्ट्रपति की मुहर लगती है और कोई प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, रेल मंत्री बनकर आ जाते हैं। तो नीति निर्धारक की भूमिका में वो लोग आ जाते हैं, पर चुनकर आम जनता भेजती है लोकतंत्र प्रणाली में। तो कल से अगर वो लोग भ्रष्ट हो जाएं, यदि प्रधानमंत्री भ्रष्ट हो जाए और प्रधानमंत्री साफ साफ बोल दे कि आप लाल वस्त्र नहीं पहन सकते हो, आप रोड पर नहीं चल सकते हो, इस प्रकार का प्रतिबंध लगाना शुरू कर दे, फिर हम क्या करेंगे? तो इसी संविधान में इस बात का भी उत्तर दिया गया है। यानी एक राक्षस को आप तैयार करते हो, फिर उसी राक्षस से बचने का उपाय ढूंढते हो। हर चीज का निदान अपने संविधान में है। तो संविधान में जनता के पास एक अधिकार दिया गया जिसका नाम है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। आप देखेंगे अपने संविधान में फंडामेंटल राइट को हम लोग अमेरिका के संविधान से लिए हैं, मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार के रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय हर हमेशा तत्पर रहती है। हम लोग पढ़ते हैं कि मौलिक अधिकार बाध्य योग्य है, मतलब इसकी रक्षा के लिए आप कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और वाद विवाद कर सकते हैं, लड़ाई लड़ सकते हैं। तो आम जनता के लिए ये मौलिक अधिकार है। नौकरी को पास करने के लिए, एग्जाम पास करने के लिए जितना जरूरी है फंडामेंटल राइट के बारे में जानना, उससे ज़्यादा जरूरी है जीवन जीने के लिए फंडामेंटल राइट के बारे में जानना। आप देखेंगे एक संवैधानिक सलाहकार हुए थे जिनका नाम था BN राव। तो BN राव जी जब संविधान निर्माण चल रहा था, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सारे लोग बैठे हुए थे। तो वो बोल रहे थे कि मैं देख रहा हूँ अपने संविधान में दो प्रकार के मौलिक अधिकार को देख रहा हूं। एक मौलिक अधिकार जो बाध्य योग्य है, जो कि भाग 3 में है, जिसके बारे में आज जिक्र किया जाएगा, चर्चा करेंगे। और एक दूसरा मौलिक अधिकार उन्होंने बताया नीति निर्देशक सिद्धांत को, जो 36 से 51 में है, जो बाध्य योग्य नहीं है। तो ये उनका वक्तव्य था, वो सोच रहे थे। चलिए हम चलते हैं मौलिक अधिकार में। तो मौलिक अधिकारों की संख्या आप देखेंगे, मौलिक अधिकारों की कुल संख्या 7 है। 7 मौलिक अधिकार संविधान में बताए गए हैं भाग 3 में। 7 मौलिक अधिकार में 7वां अधिकार जो है संपत्ति का मौलिक अधिकार, इसको हटा दिया गया है, कानूनी अधिकार 300 के में डाल दिया गया है। क्यों? क्योंकि देखिए कुछ दिक्कत आया, सरकार को कुछ दिक्कत आया। इससे दिक्कत क्या आया? जैसी आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी ज़मीन है, तो आपकी ज़मीन है और रेलवे ट्रैक के बगल में आ गया। अब सरकार चाह रही है कि हम रेलवे का विस्तारीकरण करें, ठीक है, एक नई लाइन को बिछाएं। तो सरकार बोलेगी कि आप ज़मीन भाई खाली कर दो, आपको इसका मुआवजा मिल जाएगा। पर आप बोलेंगे कि संपत्ति का अधिकार मेरा मौलिक अधिकार है, आप 5 करोड़ रुपया देंगे फिर भी हम नहीं छोड़ेंगे, हमारा 2 धुर ज़मीन होगा फिर भी हम नहीं छोड़ेंगे। तो सरकार का पूरा कार्यक्रम इसमें ध्वस्त हो जाता है। सपोज कीजिए कि आपकी ज़मीन पर पेट्रोलियम निकल आती है, तो आप बोलेंगे कि हम खुद से पेट्रोल बनाएंगे, सरकार बोलेगी कि खाली कर दीजिए, हम मुआवजा देंगे, फिर आप सरकार को देंगे नहीं। तो इसीलिए जो दिक्कत आया, इसको लेकर कानूनी अधिकार रहने दिया गया, यानी इसको उठाकर कानूनी अधिकार 300 के में डाल दिया गया, मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। वर्तमान में देखेंगे मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। तो 6 मौलिक अधिकार में आप पढ़ेंगे समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो चलिए बारी बारी से देखेंगे। स्टार्ट करते हैं भाग 3 में। भाग 3 में सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल 12, अनुच्छेद 12 में क्या है कि राज्य को परिभाषित किया गया है। जब आप किसी पुस्तक में पढ़ेंगे तो बार बार फंडामेंटल राइट के बारे में लिखा रहता है कि राज्य से आपकी रक्षा की जाएगी,
आप पुस्तक में पढ़ेंगे इस प्रकार का भाषा लिखा होता है कि राज्य से आपकी रक्षा की जाएगी। आखिर किस राज्य से हमारी रक्षा की जाएगी, इस राज्य को परिभाषित किया गया है। तो ये राज्य में कौन कौन से लोग आते हैं, तो आप देख सकते हैं केंद्र में, केंद्र के कार्यपालिका और विधायिका, यानी केंद्र में जितने मंत्रीगण हैं, साथ ही साथ जितने एमपी हैं वो लोग आ जाते हैं। राज्य में 2800 राज्य में जितने कार्यपालिका हैं और विधायिका, जितने मंत्री हैं और जितने विधायक हैं, ये सारे लोग चले आते हैं। और साथ ही साथ पूरा प्रशासनिक ढांचा, ये सब राज्य में आते हैं। इसी को परिभाषित किया गया है, इसी की सीमा बताई गई है अनुच्छेद 12 में। अनुच्छेद 13 आप देखेंगे तो आप जानते हैं कि मौलिक अधिकार में हम लोगों को कुछ स्वतंत्रता दिया गया है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आप अपनी भावना को व्यक्त कर सकते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं, बोलने की आज़ादी दी गई है, कहीं भी आवागमन की स्वतंत्रता दी गई है। लेकिन यहाँ पर स्वतंत्रता का अल्पीकरण भी किया गया है। हमको बोलने की आज़ादी है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इसका अर्थ यह नहीं है कि किसी को हम गाली दे देंगे तो हमें आवागमन की स्वतंत्रता है, हमें किसी को मारने की स्वतंत्रता नहीं है। तो यहाँ पर स्वतंत्रता दिया गया लेकिन उसका अल्पीकरण किया गया है। इस बात का जिक्र अनुच्छेद 13 में है। अनुच्छेद 13 में एक पॉइंट और है, यदि कार्यपालिका और विधायिका के द्वारा शोषण किया जाता है, आम नागरिक का शोषण किया जाता है, तो आम नागरिक उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में अपनी रक्षा के लिए जा सकते हैं। इस बात का भी जिक्र है। अब देखेंगे समता का अधिकार। पहला जो मौलिक अधिकार है समता का अधिकार, उसको बोल सकते हैं और में समानता का अधिकार। समता यानी समानता का अधिकार। तो अनुच्छेद 14 से 18 में, 14 में देखेंगे साफ साफ लिखा हुआ है विधि के समक्ष समानता। विधि मतलब कानून, ठीक है। तो कानून के समक्ष सारे लोग समान हैं, जाति पाति लिंग किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया गया अपने संविधान में। तो विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 15 देखेंगे जो सार्वजनिक भोजनालय है, कुआं है, स्नान घाट है, ऐसे जगहों पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा जाति धर्म और लिंग के आधार पर। तो ये अनुच्छेद 15 में इसका जिक्र है। अनुच्छेद 16 में देखेंगे लिखा हुआ है लोक नियोजन में अवसर की समानता, यानी एसएससी का फॉर्म आ जाए, रेलवे का फॉर्म आ जाए, किसी भी प्रकार की जो अपॉर्चुनिटी है, जो अवसर है, उसमें सारे लोगों को समानता दिया गया है। अब इसमें देखेंगे जैसे छत्रपति शिवाजी का जब शासन हुआ करता था, उस वक्त वो लोग अपने सेना में कहार जाति के लोग को नहीं लेते थे, कहार जाति के लोग को नहीं लेते थे। पर आज हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, चूंकि अनुच्छेद 16 में साफ साफ लिखा हुआ है लोक नियोजन में अवसर की समानता, सबको समान अवसर यहाँ पर दिया जाएगा, जाति धर्म लिंग कुछ नहीं देखा जाएगा, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब देखेंगे 16 के बाद अनुच्छेद 17 है, इसको भी समझना जरूरी है। अनुच्छेद 17 में देखेंगे बहुत क्लिष्ट शब्द लिखा रहता है पॉलिटिकल साइंस में, अस्पृश्यता से उत्पन्न निर्योग्यता अपराध होगा जो कानून के अनुसार दंडनीय है, अनुच्छेद 17। या लिखा रहता है अस्पृश्यता का अंत, मतलब आप समझ सकते हैं सरल भाषा में छुआछूत की रोकथाम। ऐसा नहीं है कि आप छुआछूत करने लग गए कि वो फलाने कास्ट का व्यक्ति है, वो हमारे समक्ष बैठ नहीं सकता है, हमारे समक्ष वो क्या कहते हैं कि चप्पल पहन कर नहीं जा सकता है, या इस प्रकार का किसी भी प्रकार का भेदभाव आप नहीं कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 17 में साफ साफ है छुआछूत की रोक। अनुच्छेद 18 देखेंगे, 18 में उपाधियों का अंत, ये भी समानता के अधिकार में आता है। आप जानते हैं कि आज़ादी से पूर्व जब अंग्रेजों का शासन था, तो जो अंग्रेजों के चापलूस होते थे उनको कुछ विशेष उपाधि मिलती थी, जैसे सर की उपाधि, रायडन की उपाधि। तो जो विशेष प्रकार की उपाधि मिलती थी, उस उपाधि को आज़ादी के बाद समाप्त कर दिया गया अपने संविधान में। वो विशेष लोग होते थे जिनको उपाधि मिलता था, और यहाँ तो सारे लोग समान हैं, तो विशेष कैसे होंगे, इस विशेषता को समाप्त कर दिया गया। हाँ, यदि वर्तमान में आप किसी यानी अमेरिका से या स्विट्जरलैंड से कहीं जाकर किसी प्रकार की उपाधि या कोई सम्मान प्राप्त करते हैं, तो इस बात के लिए आपको राष्ट्रपति से आदेश लेना पड़ता है। इस बात का भी जिक्र अनुच्छेद 18 में है। चलिए, तो अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक आता है समता के अधिकार में।
इसके बाद हम लोग आ जाते हैं स्वतंत्रता अधिकार में, अनुच्छेद 19 से 22। अब देखेंगे अनुच्छेद 19 में एग्जाम में पूछ दिया जाता है, अनुच्छेद 19A में किस बात का जिक्र किया गया है, 19B में किस बात का जिक्र किया गया है, C, D अलग अलग से। तो चलिए समझ लीजिए, आप देखेंगे अनुच्छेद 19A में है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो 19A फॉर अभिव्यक्ति, ऐसे याद रखिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसके बाद देखेंगे प्रेस की आज़ादी, ये इतना प्रसिद्ध है, बार बार एग्जाम में पूछता है तो लगभग याद ही रहता है, प्रेस की आज़ादी भी अनुच्छेद 19A में है। आप देखेंगे इसमें RTI सूचना का अधिकार भी 2005 में शामिल कर दिया गया, 19A में है। और झंडा फहराने की स्वतंत्रता 2004 में, ये 19A में है। अब देखेंगे 19B में, 19B में क्या है, बिना अस्त्र शस्त्र के सभा करने की स्वतंत्रता, बी से बिना अस्त्र शस्त्र के सभा करने की स्वतंत्रता, आप कहीं भी सभा कर सकते हैं। सी में क्या है, 19 के सी में संघ बनाने की स्वतंत्रता, ये सारी स्वतंत्रता आम नागरिक के लिए है, आम जनता के लिए है, मौलिक अधिकार में। इसके बाद देखेंगे डी में, डी में है आवागमन की स्वतंत्रता, तो डी फॉर आप याद रखिए दिल्ली, दिल्ली तो भारत की राजधानी है, सारे लोग एक बार जाते ही जाते हैं, इसीलिए आवागमन करते हैं, तो सोचिए दिल्ली ही आते जाते हैं, इसीलिए आवागमन की स्वतंत्रता आप डी याद रख सकते हैं। तो 19A अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बी बिना अस्त्र शस्त्र के सभा करने की स्वतंत्रता, सी संघ बनाने की स्वतंत्रता, डी आवागमन की स्वतंत्रता। फिर देखेंगे ई में निवास, कहीं भी बस जाने की स्वतंत्रता। उसके बाद एफ में था संपत्ति का अधिकार, जिसको हटाकर कानूनी अधिकार 300 के में डाल दिया गया, तो एफ तो समाप्त हो गया। उसके बाद आ जाइए जी, तो जी से याद रखिए जो जी में आवे वो रोजगार करने की आज़ादी। यहाँ पर आप इंजीनियरिंग के लिए जा सकते हैं, आप जनरल कंपटीशन में जा सकते हैं, या आप बिजनेस कर सकते हैं, जो जी में आए रोजगार करने की आज़ादी ये संविधान हमको देता है। तो अनुच्छेद 19 में A, B, C, D बहुत आसान है। A से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, B से बिना अस्त्र शस्त्र के सभा करने की स्वतंत्रता, C से संघ बनाने की स्वतंत्रता, D से आवागमन की स्वतंत्रता, E से निवास करने की स्वतंत्रता, और F में संपत्ति का अधिकार था जिसको हटा दिया गया, और G में जो G में आवे रोजगार करने की स्वतंत्रता। तो अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 20 में देखेंगे, अनुच्छेद 20 में है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण। जब तक यह सिद्ध ना हो जाए कि आपने किसी अधिरोपित विधि का उल्लंघन किया है, तब तक आप अपराधी नहीं करार दिए जाएंगे, और जब तक आप अपराधी नहीं होंगे तब तक आपको दंडित नहीं किया जाएगा। और साथ ही साथ अनुच्छेद 20 में इस बात का जिक्र है कि एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंडित नहीं किया जा सकता है। सपोज कीजिए कि आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, तो आप चेन खींच देते हैं, गाड़ी को रोक देते हैं, इसके लिए 2 मंथ की सज़ा है। अब 2 मंथ की सज़ा आप काट चुके हैं, दोबारा से फिर मिलते हैं, फिर टीटी बोलता है या फिर आरपीएफ वाले बोलते हैं कि आपने गलती किया था, फिर आप जेल चलो, नहीं। एक अपराध के लिए एक ही बार आपको दंडित किया जाएगा, एक अपराध के लिए दोबारा से दंडित नहीं किया जा सकता है। तो 20 में आप कह सकते हैं अपराधों के लिए दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण है। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यानी किसी व्यक्ति को अपने जीवन जीने की आज़ादी है, पूर्ण स्वतंत्रता है, तो आपका जीवन आपसे कोई नहीं छीनेगा, इस बात की स्वतंत्रता दी गई है। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय आपकी रक्षा के लिए रहती है। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में है। और एक बड़ा पॉइंट, पिछली बार बिहार दरोगा के मेंस में क्वेश्चन आया था कि जब राष्ट्रपति शासन राष्ट्रीयपात लगता है, आप गौर करेंगे अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीयपात लगता है, वैसे कंडीशन में आपके मौलिक अधिकार को निलंबित कर दिया जाता है। लेकिन 2 ऐसे अधिकार होते हैं अनुच्छेद 20 और 21 जिसका निलंबन फिर भी नहीं होता है। एक अपराधों के लिए दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण, और दूसरा है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21। चलिए उसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 21A। अनुच्छेद 21A देखेंगे, 2002 में एक संशोधन हुआ, 86वां संविधान संशोधन 2002। इसमें क्या हुआ, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है सरकार के द्वारा। अब इस बात का जिक्र पहले नीति निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद 45 में था, आर्टिकल 45 में, अब इसको अनुच्छेद 21A में डाल दिया गया है। तो याद रखेंगे 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा
6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 22 में, जो कि स्वतंत्रता का अधिकार ही है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अब देखिए, यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो गिरफ्तारी के कारण से तुरंत अवगत कराना पड़ेगा। इस बात का जिक्र अनुच्छेद 22 में है। साथ ही साथ 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाया जाना है। यानी आपको यदि पुलिस गिरफ्तार करती है, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष नहीं ले जाती है, तो इस बात को लेकर आप क्लेम कर सकते हैं। जब आप जानेंगे अपना फंडामेंटल राइट तभी तो आप लड़ सकते हैं। दूसरी बात, आप चाहते हैं कि हम अपने मन का, मतलब जो आपके संपर्की हों, जैसे अनिल बाबू मुजफ्फरपुर के हैं, जो अच्छे वकील हों, तो आप बोलेंगे थाना प्रभारी को कि आप वहाँ ले चलिए, हम अपना क्या कहते हैं कि वकालत अपने तरफ से क्या कहते हैं कि केस लड़ने के लिए इस वकील से समझना चाहते हैं, तो आपको वो ले जाएंगे। तो इस बात के बारे में चर्चा, तो आप ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 22 है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। गिरफ्तारी के कारण से अवगत कराना होगा, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, साथ ही साथ अपने रुचि के आप वकील रख सकते हैं। इसके बाद देखेंगे अनुच्छेद 23 और 24, दो अनुच्छेद है जो शोषण के विरुद्ध अधिकार में आता है। तो तीसरा अधिकार हम लोग पढ़ लिए, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। अब शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24, दो अनुच्छेद है। अनुच्छेद 23 में देखेंगे साफ साफ लिखा हुआ मानव के दुर्व्यापार एवं बलात्सर्म पर प्रतिषेध। अब देखेंगे जब मध्यकालीन भारत में चलेंगे, जब दिल्ली सल्तनत था, मुगल साम्राज्य था, तो आप देखेंगे कि गुलाम के रूप में लोगों को बेच लिया जाता था। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लिस्बन में एक बहुत बड़ा मार्केट था गुलाम को बेचे जाने के लिए। पर आज इस तरह का काम नहीं किया जा सकता है। मानव के दुर्व्यापार यानी मानव का व्यापार करने पर प्रतिबंधित किया गया है। और साथ ही साथ बलात्सर्म, आप किसी से बेगारी में काम नहीं करवा सकते हैं। अब कोई ठेकेदार है, उसको कोई ओवर ब्रिज बनाना है, कुछ बनाना है, तो आप मुफ्त में काम नहीं करवा सकते हैं। जो तयशुदा मजदूरी सरकार के द्वारा फिक्स किया गया है उतना आप मजदूरी उसको देंगे, फिर काम करवा सकते हैं। यदि सपोज कीजिए कि 300 रुपया सरकार के द्वारा फिक्स किया गया है कि एक दिन की मजदूरी, तो आप उसको 100 में नहीं काम करवा सकते हैं, मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार में आ जाएगा। तो मानव के दुर्व्यापार एवं बलात्सर्म पर प्रतिषेध अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 24 देखेंगे, कारखानों में खतरनाक कामों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नहीं लगाया जाएगा, इस पर प्रतिबंधित किया गया। एक नाम सुने होंगे कैलाश सत्यार्थी जी का, 2014 में नोबेल प्राइज मिला। तो कैलाश सत्यार्थी जी का एक काम हुआ करता था, जहाँ जहाँ बच्चे को खतरनाक कामों में क्या कहते हैं कि ऑफिस में या कोई बहुत बड़ा बारूद का फैक्ट्री हो या कोई विस्फोटक सामान हो, तो खतरनाक कामों में बच्चों को भी लगाया जाता है। तो उससे पूर्ण स्वतंत्रता दिलाने के लिए जी तोड़ मेहनत किया, और जिसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी 2014 में मिला। तो 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों को खतरनाक कामों में नहीं लगाया जा सकता है, इस बात का जिक्र अनुच्छेद 24 में है, साफ साफ लिखा हुआ है। तो समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार बताया गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं मौलिक अधिकार के शेष भाग को लेकर आऊँगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।